दोस्तों हाल ही में मैंने हिल ऑफ ए समर नामक फिल्म देखी है जो कि हॉरर कॉमेडी और काइंड ऑफ स्लैशर जॉनर की फिल्म है। इसे फिन वोल्फार्ड और बिली ब्रिक मिलकर डायरेक्ट किए हैं और आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे भी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। फिल्म के शुरुआत में हमें कपल पॉल और केथी से मिलते हैं जो कि बॉनफायर के आसपास म्यूजिक प्ले करते हुए मस्ती कर रहे थे। केथी घर के अंदर से बियर लाने जाती है और जब वो बाहर आती है तो वो पॉल को खत्म पाती है। कोई कातिल पॉल के गिटार से ही उस पर बुरी तरह से हमला करके उसे समाप्त कर दिया था। ये देख केथी अपनी कार में भागती है, लेकिन एक मास्क्ड कातिल एक चाकू की मदद से कार की सीट को आर पार करते हुए केथी को भी खत्म कर देता है। अब यहाँ से सीन चेंज होकर जेसन नामक बंदे पे फोकस करती है जो कि अपनी मॉम के साथ कार में कैंप पाइनवे की तरफ जा रहा था। जेसन की मॉम की बातों से हम समझ पाते हैं कि जेसन 24 साल का हो चुका है। स्टिल वो लॉयर फर्म पे इंटर्न करने के बजाय हर समर किसी कैंप पाइनवे में जाता है जहां काउंसलर वाले रोल के लिए उसे नाम मात्र पैसे मिलते हैं। अभी भी जेसन वहीं जा रहा था और जेसन को कैंप पाइनवे पे छोड़ते हुए उसकी माँ उसे अपने करियर पे थोड़ा और ध्यान देने को कहती है। अब हम भी उसको कैंप पाइनवे के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि मूवी के पहले सीन में जो पॉल एंड केथी खत्म हुए थे वो एक्चुअली में इसी कैंप के ओनर्स थे। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको कैंप के बारे में एक दो बातें बता देता हूँ ताकि आप कहानी को ढंग से फॉलो कर सके। तो कैंप पाइनवे एक समर कैंप जैसा था और यहाँ कई लोग आते थे, लेकिन लोगों के आने से एक हफ्ते पहले यहाँ काउंसलर्स आते थे जिनका काम होता है सब कुछ पहले से चेक करके रखना और पूरे कैंप को मैनेज करना। फिलहाल भी यहाँ कुल 11 काउंसलर्स आने वाले थे जिनमें एक जेसन भी था और एक वीक के लिए कैंप में सिर्फ यही 11 लोग रहेंगे, मतलब कैंप शुरू होने से पहले। अब ये 11 लोग कौन हैं? वेल, अब मैं आपको उन सब से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो सबसे पहले हम क्रिस और बॉबी से मिलते हैं जो कि यहाँ क्रिस के स्टेप फादर की मस्त कार में आ रहे थे और इनका एम था काउंसलर्स में से किसी लड़की को पटाना। क्रिस और बॉबी बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। देन हम डेमी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर है और वो खुद को दूसरों से बेहतर मानती है। इनफैक्ट जेसन काइंड ऑफ डेमी की तरफ अट्रैक्टेड है या फिर उससे दोस्ती तो करना चाहता है, लेकिन डेमी जेसन को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इनके अलावा हम माइक से मिलते हैं जो कि थोड़ा फेकू है और टेंशन सीख करता है। इनफैक्ट लोग उसकी बातों को मान भी लेते हैं। देन देयर इज आरी जिसको कि पीनट एलर्जी है, लेकिन इस चीज को लेके वो इतना ओवर एक्ट करता है जितना कोई सोच नहीं सकता। लाइक अगर कोई आरी के सामने चॉकलेट भी खाए तो वो कहने लगता है कि इसमें पीनट होगा, मुझसे दूर रखो, और ऐसे ही फालतू के नाटक करता है। देन यहाँ इजरा नाम का भी एक बंदा है जो कि खुद को थिएटर और एक्टिंग का उस्ताद समझता है, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी क्रिंज हैं। देन क्लेयर नाम की एक लड़की भी आई है एज काउंसलर और क्लेयर जेसन की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड है, ऑल्दो जेसन इतना डम है कि वो क्लेयर के सिग्नल्स को समझ नहीं पाता। देन नोएल नाम की एक लड़की सिर्फ ऑकल्ट और स्पिरिट्स में मानती है और इनके अलावा दो और लड़कियां हैं नेम्ड शैनन एंड माइली, जहां माइली वीगन है लेकिन अंदर ही अंदर उसे मीट पसंद है। खैर, तो आगे जेसन कैंप के ओनर्स के घर में जाता है जहां उसे एक नोट मिलता है। ये नोट सपोजिटली कैंप के ओनर्स केथी और पॉल लिखे थे, जहां वो कह रहे थे कि वो अगले दिन लौटेंगे और तब तक जेसन को कैंप संभालना है। जेसन इससे बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पूरी कैंप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि ये नोट केथी और पॉल लिख ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें तो कोई कातिल मूवी के पहले सीन में ही खत्म कर चुका है। दिस मीन्स कि ये नोट कातिल लिखा है जो कि ना सिर्फ अब भी कैंप में है बल्कि वो इन काउंसलर्स को जानता भी है। अब जेसन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जेसन यहाँ ओल्डेस्ट मेंबर है और वो काफी समय से कैंप आ रहा है। बाकी के काउंसलर्स काफी यंग हैं एज कंपेयर टू जेसन, और इस बात पे सभी जेसन का मजाक भी बनाते हैं। इनफैक्ट ये लोग जेसन को एकदम सीरियसली नहीं लेते। जब जेसन कहता है कि वो फिलहाल कैंप को लीड करेगा और किसी को भी ड्रिंक या स्मोक नहीं करने देगा, तो अगले ही सीन में हम सभी काउंसलर्स को नशा करते हुए एंजॉय करते देखते हैं। तो मस्ती के दौरान ही कुछ चीजें होती है। लाइक पहली ये कि क्रिस शैनन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और शैनन भी क्रिस को भाव देती है। वहीं जेसन क्लेयर को एरो चलाना सिखाता है और इसी दौरान क्लेयर भी जेसन के करीब आने की कोशिश कर रही थी। हम ये भी जान पाते हैं कि कैंप के इवेंट्स में जेसन हमेशा रनर अप रहता था। देन माइक और डेमी काइंड ऑफ क्लोज आ रहे थे और बॉबी लड़कियों पे चांस तो मार रहा था, लेकिन कोई लड़की उसे भाव नहीं दे रही थी। एनीवेज, चीजें इंटरेस्टिंग तब होती है जब कैंप
फायर के दौरान सभी आते हैं लेकिन डेमी नहीं आती। वहीं हम भी उसको दिखाया जाता है कि डेमी अकेले में तैयार हो रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई डेमी पे हमला किया है। क्लियरली हमें कुछ दिखाया नहीं जाता, बस कुछ स्प्लैशेस हम मिरर पे पड़ते देख पाते हैं। अब कैंप फायर के दौरान बॉबी अटेंशन पाने के लिए कहता है कि वो आग के ऊपर से बाइक भगाएगा, लेकिन लास्ट मिनट पे बॉबी चिकन आउट करता है। वहीं शैनन और क्रिस क्लोज आने लगते हैं और क्लैड भी जेसन से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। कैंप फायर के बाद वीगन माइली चुपके से मीट बर्गर खाने वाली होती है कि तभी तो उस पे कोई हमला कर देता है। देन माइक पे भी कोई हमला करता है जब माइक एक केबिन के अंदर आता है लुकिंग फॉर डेमी। सो इन टोटल हम अब तक ये मान सकते हैं कि कातिल डेमी, माइक और माइली को खत्म कर चुका है। इस बात की कंफर्मेशन तब मिल जाती है जब जेसन डेमी को ब्रेकफास्ट की टाइमिंग्स वगैरह बताने उसके केबिन में जाता है और वहां वो डेमी की लाश को लहूलुहान हालत में पाता है। जेसन भागते हुए सभी को इस बारे में बताता है, जहां पहले तो लोग जेसन की बात नहीं मानते, लेकिन बाद में सभी डेमी के केबिन में जाते हैं। वहां इन्हें डेमी की लाश तो नहीं दिखती, लेकिन खून को देख नोएल अपनी फेक साइकिक एबिलिटी से कहती है कि ये डेमी की ही खून है। ये सुनते सभी भागते हैं, लेकिन कातिल इनके कार्स की टायर्स में छेद कर चुका था और इनके कार्स स्टार्ट भी नहीं हो रहे थे। इतना ही नहीं, इनका फोन्स इनिशियली जेसन कलेक्ट किया था, एज कैंप पे फोन्स यूज नहीं करना था, और जिस डब्बे में सबके फोन्स रखे गए थे उस डब्बे से सारे फोन्स गायब हो चुके थे। ऐसी गंभीर हालत में सभी साथ में एक केबिन के अंदर जाते हैं ताकि कातिल आगे किसी और को खत्म ना कर सके। अब क्योंकि इनके पास फोन्स नहीं थे तो हेल्प बुलाने के लिए ये लोग केथी और पॉल के घर वाले लैंडलाइन का इस्तेमाल करने की सोचते हैं, लेकिन वहां तक जाएगा कौन? वेल, जेसन बोलता है कि वो जाएगा, लेकिन उसे साथ में 2 और लोग चाहिए। अब ये 2 लोग कार्ड्स ड्रॉ करके सिलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि कोई जाना चाह नहीं रहा था, और यहाँ रूल ये था कि जिसका कार्ड नंबर लोवेस्ट रहेगा वो 2 जेसन के साथ जाएंगे। और ये 2 लोग कौन थे? वेल, इजरा और आरी। बस फिर क्या था, जेसन, इजरा और आरी ओनर्स के घर में जाते हैं, लेकिन वहां का लैंडलाइन भी खराब था। तभी इन्हें फ्रिज में माइली का अलग हुआ सर मिलता है, जिसे देख तीनों अलग अलग भागते हैं। जेसन सबसे पहले भाग के केबिन में वापस पहुंचता है जहां सब थे, एंड देन थोड़ी देर बाद इजरा आता है, जिसे कातिल समझ के बॉबी उस पे बियर स्प्रे छिड़क देता है। इससे इजरा को आंख में जलन होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इजरा शांत होता है और हम समझ पाते हैं कि वो भी भाग के ही आया है। बट दोस्तों, आरी अब तक नहीं आया था और तुरंत ही दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि आरी को कातिल पकड़ के कैद कर चुका है। यहाँ कातिल अपनी चाकू पीनट बटर में डालता है, यानी कि कातिल इसी चाकू से आरी को खत्म करेगा। एंड इफ यू रिमेंबर तो आरी को पीनट बटर से एलर्जी भी है। दूसरी तरफ केबिन में इजरा बिना सोचे समझे जेसन पे इल्जाम लगाता है, सेइंग कि जेसन ही कातिल है। उसका लॉजिक था कि जेसन इनमें ओल्डेस्ट है और फिर भी वो इस टीनेजर वाले समर कैंप में आता है, यानी कि वही लोगों को खत्म कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नोएल भी यहाँ कुछ ओईजी बोर्ड वाला नाटक करती है और वो भी अंततः जेसन को ही ब्लेम कर देती है। इन शॉर्ट सभी जेसन को कातिल मान रहे थे और इसलिए सभी जेसन पे हमला करके उसे कैद कर लेते हैं। बस एक क्लैड ही थी जो कि जेसन का पक्ष ले रही थी। ये सभी जेसन को बांध देते हैं और सच्चाई निकलवाने के लिए जेसन को चोट पहुंचाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन जब जेसन बॉबी के साथ अकेला होता है तो क्लैड बॉबी पे हमला करके जेसन को आजाद कराती है। देन क्लैड और जेसन यहाँ से भागते हैं। भागते हुए दोनों वुड्स में पहुंचते हैं, जहां दोनों किसी मेकआउट ट्री के पास जाते हैं। बेसिकली क्लैड अगेन जेसन के साथ थोड़ा लवी डवी हो रही थी और तभी इन्हें वहां पास में पॉल और कैथी की शरीर मिलती है। ये लोग अब तक सोच रहे थे कि अगले दिन पॉल और कैथी आके इनको रेस्क्यू कर लेंगे, लेकिन पॉल और कैथी तो सबसे पहले ही समाप्त हुए थे और अब इन्हें ये बात पता चल रही है। इस पॉइंट पे क्लैड सजेस्ट करती है कि ये दोनों भाग के नियरेस्ट टाउन तक जाएंगे और वहां से पुलिस को लेके आएंगे, लेकिन जेसन बाकियों को छोड़ के भागना नहीं चाहता था, इसीलिए वो क्लैड को पुलिस लाने बोलता है। वहीं वो खुद वापस उस केबिन की तरफ जाता है जहां बाकी के लोग थे। देखा जाए तो दिस वाज अ वेरी सेल्फलेस एक्ट, कंसिडरिंग कि अब भी सभी लोग जेसन को ही क्लियर मान रहे थे और ये लोग जेसन को ही खत्म कर सकते थे। दूसरी तरफ बाकी के काउंसलर्स हेल्प लाने की सोच रहे थे और इसी बीच नोएल अकेली हो जाती है। बस फिर क्या था, कातिल नोएल को समाप्त कर देता है। अब दोस्तों यहाँ आती है कहानी की कुछ ट्विस्ट्स, और वो ये कि हम किलर को एक समझ रहे थे, लेकिन यहाँ हम 2 लोगों को किलर वाला मास्क पहने देखते हैं, यानी कातिल सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि 2 लोग हैं। वहीं बाकी के काउंसलर्स एक केबिन में जाते हैं जहां उन्हें डेमी और माइक किस करते हुए दिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेमी और माइक जिंदा हैं और यही दोनों कातिल हैं। लेकिन बाकी काउंसलर्स इतने डम्ब थे कि वो लोग ये बात समझ ही नहीं पाते। रादर वो लोग यही मान रहे थे कि जेसन कातिल है और डेमी और माइक को जिंदा देख के सभी खुश थे। अब दोस्तों आप पूछ सकते हो कि डेमी और माइक कत्ल क्यों कर रहे थे। वेल, इसका जो रीजन है वो आज तक की हॉरर फिल्मों की इतिहास में सबसे डम्बेस्ट रीजन में से एक है। ऑल्दो थ्योरी सेक्शन में काइंड ऑफ मैं इस रीजन को जस्टिफाई करूंगा अपनी तरफ से जितना हो सकता है। सो डेमी कहती है कि उसे इंटरनेट फेम
दम चाहिए, इसलिए वो ये सब कर रही है। इनफैक्ट डेमी इस बात से अपसेट थी कि कत्ल का सारा क्रेडिट बिना मतलब जेसन को मिल रहा है। माइक समझाता है कि अगर ये लोग सबको खत्म करके सरवाइव करे और जेसन को फंसा दे तब भी इन्हें अच्छी खासी पब्लिसिटी मिलेगी अच्छे लाइट में। डेमी को ये आइडिया उतना पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अग्री करती है। अब दोस्तों आप सोच के देखो कि डेमी और माइक का प्लान कितना घटिया है। अगर ये लोग खुद को ही कातिल बताते तो जेल चले जाते ना, जो कि इनका ओरिजिनल प्लान था। देन अगर ये लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, मतलब मास्क वाला जो एक ऑरा है उसी को अपना कातिल वाला रूप दिखाते और अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखते, तब तो ये लोग थोड़ी फेमस होते, रादर वो मास्क्ड कातिल की न्यूज चलती और ना ही उससे ये लोग कुछ कमा भी पाते हैं। नाउ थर्ड केस कि ये लोग सब कुछ जेसन पे डालेंगे, जो कि इनका बैकअप प्लान तुरंत बना है, तो भी क्वेश्चंस तो होगा, इन्वेस्टिगेशंस तो होगी और अल्टीमेटली ये लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हॉरर फिल्मों के इतिहास में ये सबसे डम्बेस्ट रीजन था कत्ल करने का। एनीवेज डेमी यहाँ सभी लोगों की वीडियो बनाती है आस्किंग अबाउट द इंसिडेंट, ताकि वो इसे प्रूफ की तरह यूज करे, क्योंकि वीडियो में सभी जेसन को किलर बता रहे थे। वहीं जेसन भी यहाँ आता है और माइक की नजर उस पर पड़ जाती है। बस फिर क्या था, माइक जेसन पे हमला कर देता है और इसी अफरा तफरी के बीच दूसरी किलर एजरा को निपटा देती है। वहीं शैनन, बॉबी और क्रिस किसी तरह भागते हैं। अब यहाँ शैनन बॉबी और क्रिस से अलग थी और इसीलिए शैनन को बचाने क्रिस वापस किलर्स के करीब जाता है। लेकिन दोस्तों तभी शैनन बॉबी के पास आती है, यानी कि क्रिस अब किलर के करीब फंस चुका था। हम देखते हैं कि क्रिस छुप गया होता है और एक किलर उसके आसपास ही था। ऐसे में शैनन और बॉबी क्रिस को बचाने जाते हैं और शैनन को क्रिस मिल भी जाता है, लेकिन किलर माइक अब बॉबी को चेज करने लग गया था। माइक बॉबी को एक केबिन में समाप्त कर ही देता कि तभी वहां क्लैर आके माइक पे हमला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, क्लैर हेल्प बुलाने नहीं गई, रादर वो जेसन को बचाने वापस आ गई थी। तो अब क्योंकि माइक इंजर्ड था, क्लैर बॉबी से माइक को संभालने बोल के जेसन को बचाने निकलती है। लेकिन क्लैर के जाते ही माइक बॉबी पे हमला करके उसे ओवरपावर कर देता है। इसी हाथापाई में बॉबी केबिन में आग भी लगा देता है। एंड ऑल्दो बॉबी पिट रहा था, बट समहाउ एंड में वो एक स्मॉल नाइफ माइक के गले में डाल के उसे खत्म कर देता है। तो हाँ, माइक तो खत्म हो गया, लेकिन बॉबी को भी पेट में चाकू लग गई थी और केबिन जल रही थी और हमें ऐसा भी प्रतीत होता है मानो बॉबी अब नहीं बचेगा, इसी केबिन में जल के खत्म होगा। वहीं दूसरी तरफ डेमी के सामने जेसन चेयर से बंधा हुआ था और डेमी यहाँ ओवर एक्टिंग कर रही होती है, मतलब अपना डम्ब लॉजिक समझा रही होती है कि क्यों वो सबको मारना चाहती है। तभी क्लेयर बो एंड एरो लेके डेमी को धमकाती है और डेमी जेसन के गले पे चाकू रखती है। अब जेसन स्मार्टली ऐसी बातें बोलता है जिससे डेमी को लगे कि वो क्लेयर को लेट गो करने कह रहा है, लेकिन असल में वो क्लेयर को बो एंड एरो कैसे चलाना है उसके लिए गाइड कर रहा था। अगर आपको याद हो तो मूवी के स्टार्ट में भी जेसन क्लेयर को बो एंड एरो चलाना सिखाया था। बस फिर क्या था, क्लेयर एरो चलाती है जो कि सीधा डेमी की आंख में लगता है। फिर क्लेयर डेमी को समाप्त करती है और जेसन को बचाती है। यहाँ से निकल के जेसन सीधा बर्निंग केबिन में जाता है और वो बॉबी को आग से बचा के निकालता है। एज इट टर्न्स आउट बॉबी के पेट में चाकू काफी हल्का सा लगा था एंड ही वाज सेफ। सो एंड में सिर्फ 5 लोग बचे हैं, हु आर शैनन, क्रिस, बॉबी, क्लेयर एंड जेसन। शैनन एंड क्रिस यहाँ अपने प्यार का इजहार करते हैं और क्लेयर और जेसन भी किस करते हैं। अकेला रह गया तो सिर्फ बॉबी फिर से, और यहीं पे हेल ऑफ अ समर फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हेल ऑफ ए समर फिल्म की कहानी और फिल्म काफी सिंपल सी है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है जिसमें सेंस तो ज्यादा नहीं, लेकिन एक बार मजे के लिए देखी जा सकती है। अब फिल्म में ऐसी कोई थियरी तो नहीं है, लेकिन एक पॉपुलर फैन थियरी ये है कि फिल्म के इवेंट्स कैंप के अंदर ही सीमित नहीं थे। थियरी के अनुसार डेमी का इंटरनेट फेम का ऑब्सेशन सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके मुताबिक डेमी ने कैंप के काउंसलर्स को टेरराइज करने के लिए पहले से ही एक ऑनलाइन कल्ट का ग्रुप बनाया था। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर में फिल्म का सीक्वल बने जिसमें डेमी के फॉलोअर्स बचे हुए सर्वाइवर से बदला लेते हुए दिखाए जाएंगे और इससे फिल्म एक छोटे से कैंप स्लैशर से बढ़कर एक बड़े कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर में बदल जाएगी। ये थ्योरी इस बात से और मजबूत होती है कि डेमी का कैरेक्टर सोशल मीडिया और ऑनलाइन इमेज को लेकर कितना सीरियस था, क्योंकि तभी ये बात एक्सप्लेन होती है कि क्यों डेमी खुद को कातिल बता के ऑनलाइन फेमस होना चाहती थी, क्योंकि शायद वो रेगुलर प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बल्कि डार्क वेब वगैरह पे स्ट्रीम कर रही होगी और वहां उसके फॉलोअर्स भी वैसे ही होंगे जो कि मोस्टली अगले पार्ट में आ सकते हैं अगर अगली पार्ट बनी तो, और अगर आएंगे तो वो लोग भी कातिल ही बनेंगे। तो मैंने कहा था ना, मैं काइंड ऑफ इस गंदे से लॉजिक वाले फिल्म को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कर दिया है मैंने। अब कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया की बात करें तो ये फिल्म स्ट्रेंजर थिंग्स के स्टार फिन वोल्फार्ड के लिए एक पैशन प्रोजेक्ट जैसा है। उन्होंने ना सिर्फ इस फिल्म में एक्ट किया है बल्कि बिली बार्क के साथ मिलकर इसको डायरेक्ट और राइट भी किया है। फिल्म की शूटिंग कनाडा के ओंटारियो शहर में की गई थी, जिससे फिल्म को एक ऑथेंटिक समर कैंप वाली फील मिली। एक और मजेदार बात यह है कि फिल्म के किलर्स डेमी और माइक का मोटिव इंटरनेट फेम पाना था, जो कि आज के सोशल मीडिया ऑब्सेस्ड यूथ पर एक कमेंट है। मेकर्स ने जानबूझकर इस मोटिव को डम्बेस्ट रखा ताकि वो मॉडर्न फेम कल्चर का मजाक उड़ा सके। तो हाँ, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये फिल्म जानबूझ के डम्ब थी। एनीवेज, यही थी हेल ऑफ ए समर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।